हेलो साथियों, आ जाइए जुड़ते हैं अपने लर्निंग सेशंस के ऊपर। ये अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडवर्बियल क्लोज का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपने देखा टाइपरेस सीसीसी रिजल्ट पर मैन का जो एक फॉर्मूला आपने तैयार किया, इसमें से आपने टाइप रेट को ऑपरेट कर लिया, जहाँ टाई स्टैंड्स फॉर टाइम, टाइम वाले सारे कंजंक्शन, पी स्टैंड्स फॉर प्लेस, प्लेस वाले सारे कंजंक्शन, और आर ई स्टैंड्स फॉर REASON रीजन। ये सारे आपने फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। आज हम ऑपरेट करेंगे इन 3C को। ये 3C का क्या मतलब होता है? ट्रिपल सी। तो चलिए बिना बिना समय गंवाए हम अपने सेशन पर उतरते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 3C जो है ये किसके लिए काम में लिए जा रहे हैं। सो योर फर्स्ट C इज फॉर कंडीशन। आपने 10th क्लास तक एक कंडीशन देखी होगी, इफ कंडीशन, बाय प्लस टाइम वाली कंडीशन, सिंस प्लस टाइम के साथ वाली कंडीशन। ये तो आप ऑलरेडी टाइम में देख करके आए हो। इसके अलावा जो कंडीशन बच जाती है उसमें सबसे बड़ी कंडीशन बचती है आपकी इफ या अनलेस कंडीशन। जैसे इफ होती है वैसे ही एक्सेप्ट प्रोवाइडेड दैट इन केस सो लॉन्ग एज ऑन कंडीशन दैट, ये ठीक उसी तरह से यूज ली जाती है जैसे इफ और अनलेस लिए जाते हैं। इनको तो खाली साथ में यूं देखना है कि हाँ ये भी वही अर्थ देते हैं। हमें समझनी है यहाँ सबसे पहली तो इफ कंडीशन को, और उसके बाद वेदर और को। तो वेदर और का, और आपने अभी तक एक वेदर देखा हुआ था नाउन क्लोज के अंदर। इनका डिफरेंस के साथ हम सबसे पहला आज का सी ऑपरेट करेंगे कंडीशन को लेकर के। देन सी हम ऑपरेट करेंगे कॉन्ट्रास्ट को लेकर के। कॉन्ट्रास्ट यानी विपरीत स्थिति। यदि दो सेंटेंस दिए हुए हैं जिनके अंदर आपसी संबंध बनता है विपरीत स्थिति का, एकदम अपोजिट बात, विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति से मतलब वह धनवान बहुत है, चलता पैदल है। यार ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल विपरीत स्थितियां होगी। तो विपरीत स्थिति को एडवर्बियल क्लोज यदि बनाना हो तो हमारे पास जो कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं आल्दो, दो यट, वेर एज, इवन इफ, इवन दो, नॉट विद स्टैंडिंग दैट। इन सभी का पर्सनल एक यूज आज देखेंगे। जिस तरीके से आल्दो लगता है ठीक उसी तरह से दो यट लगता है, ठीक उसी तरह से वेर एज, इवन इफ, इवन दो, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, हाउएवर। हाउएवर भी एक होता है, वो भी ठीक इसी की तरह लगता है, हाउएवर। ठीक है, तो ये सारे आप तब देख लोगे जब इसकी जड़ जो है सबसे पहला कौन सा? ऑल्दो। इस ऑल्दो को यदि आपने देख लिया तो जैसा ऑल्दो होता है वैसे ही आपका दो और यट होता है, और जिस तरीके से आल्दो लगता है उसी तरीके से हर जगह आपके बचे हुए वेरेज, इवन इफ, इवन दो, नॉट विद स्टैंडिंग दैट या हाउएवर लगते हैं। तो बाकी वालों को तो खाली ये अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये भी एडवर्बियल क्लोज बनाते हैं। कॉन्ट्रास्ट स्थिति यानी विपरीत स्थिति को जोड़ने के लिए ही इनको काम में लिया जाता है, और इसके प्रयोग आज हम देखने जा रहे हैं। एंड देन हम बात करेंगे तीसरा सी, जो कि स्टैंड करता है किसके लिए? कंपैरिजन। जब आपको दो नाउन के बीच कंपैरिजन करना हो तो एक डिग्री काम में ली जाती है, पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। उन दोनों डिग्रियों को आज समझेंगे कि वो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य कैसे बनते हैं। उनके अंदर देन का यूज, उनके अंदर एज का यूज, उनके अंदर सो एज का यूज, सच एज, देन, नो अदर देन, रादर देन जैसे कंजंक्शंस ये कंपैरिजन करने के लिए कैसे काम में लिए जाते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ का जितना काम है सी कंडीशन, सी कॉन्ट्रास्ट एंड सी एक आपका बन गया कंपैरिजन। ये 3C में यूज लिए जाने वाले कंजंक्शंस, इनसे जुड़ने वाले क्लोज एडवर्बियल क्लोज होंगे। ये वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इन बातों को तोड़ करके हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि एक टॉपिक में आपके 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं। जैसे ही हम कंजंक्शन में जाएंगे तो इन एक एक को अलग से नहीं तोड़ा जाएगा, वापसी जितना तोड़ना है उतना हम इन्हीं सेशंस में, जहां हमें इनकी जरूरत एडवर्बियल क्लोज बनाने में पड़ रही है, यही पूरा करेंगे। इसकी वजह से सेशन यदि बड़ा हो रहा है, मतलब एडवर्बियल क्लोज यदि जनरल क्लोज को समझने के लिए किया जाए ना, तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्बियल क्लोज तीनों को एक सेशन में पूरा किया जा सकता है,
1 से 1.5 घंटे की क्लास में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यूँ हवा हवा काम करके आगे बढ़ना ये आपकी और हमारी फितरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम ऑपरेट करते हुए बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफ कंडीशन के साथ। तो रेडी गाइज, चलिए जी। देखिए इफ कंडीशन के जो वाक्य होते हैं वो आपने देखे हुए ही हैं। 3 प्रकार की ये कंडीशन बनती है। इसमें पहली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसके अंदर इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसे और यस का वाक्य होता है, और जो सेकंड साइड का क्लोज बनता है उस सेकंड साइड के क्लोज के अंदर शैल, विल या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वाक्य बनता है। ये इफ की पहली कंडीशन होती है, जिसके अंदर इफ ये कहता है कि यदि तुम यह काम करोगे तो ही यह काम होगा। दोनों में गा का सेंस आता है। यदि तुम स्कूल आओगे तो तुम अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुमको अच्छा स्कोर मिलेगा, यदि तुम समय पर स्टेशन पहुंचोगे तुम ट्रेन पकड़ लोगे। वाक्य ऐसे वाले बनते हैं, लेकिन इसके अंदर जिस तरीके से इनको जोड़ा जाता है, पहली कंडीशन को मैं जोड़ के देख रहा हूं। 2 वाक्य दिए रहते हैं, दोनों फ्यूचर सिंपल में दिए हुए रहेंगे। जब अलग अलग होंगे देखना, यू विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तुम स्टेशन टाइम पर पहुंचोगे। यू विल कैच द ट्रेन, यू विल कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन पकड़ लोगे। ओके, अब देखोगे दोनों ही वाक्य विल रीच, विल कैच, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यदि इस तरह के 2 वाक्यों को जोड़ना हो तो आप इफ कंडीशन अप्लाई करके इनको जोड़ सकते हैं। यदि यहां आपने इफ कंडीशन को जोड़ा तो यहां इफ का मतलब होगा यदि। आप देखो एक इफ वेदर नाउन क्लोज में देख करके आए हो, लेकिन वहां उसका अर्थ यदि नहीं होता है, वो तो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा होता है। तो उसके लिए ये होता है कि नहीं वाले सेंस में, कि क्या वह आएगा या नहीं, उस क्या वाले प्रश्न को पूर्ति करने के लिए कंजंक्शन लगता है इफ। वो नाउन क्लोज वाला अलग था, उसका अर्थ यदि नहीं होता है, लेकिन ये कंडीशन में ये अर्थ रखता है यदि। तो अब ये कहता है कि यदि तुम स्टेशन टाइम पर पहुंचोगे तो तुम ट्रेन पकड़ लोगे। अर्थ ये का ही होता है, लेकिन अब ये वाला जो सेंस है विल रीच से चेंज हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसईएस में। क्यों चेंज हो जाएगा, यहां मैं हल्की सी जानकारी आपको फिर से दे दूं। आपने बाई प्लस टाइम देखा था जस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ एडवर्बियल क्लॉज के सेशन का, जो ट्यूटोरियल सेशन जस्ट पिछला था, उसे बाई प्लस टाइम में हमने एक बात कही थी कि किसी भी कंजंक्शन कंजंक्शन क्या, कंडीशनल वर्ड जो कंजंक्शन के रूप में यूज होता है, ऐसे किसी भी कंडीशनल वर्ड के साथ वाला क्लॉज कतई फ्यूचर में नहीं आता है, वो प्रेजेंट में चेंज हो जाता है। वही कारण तो यहाँ है कि इफ के साथ जब आप इसको जोड़ोगे तो ये वाला क्लॉज फ्यूचर में नहीं रहेगा, ये प्रेजेंट में चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा वाक्य, वाक्य होगा इफ यू प्लूरल होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम काम में लेते हैं। क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ, रीच। यदि यहाँ सी होता रीचेज कर देते। तो इफ यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इफ यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम, यदि तुम ऑन टाइम स्टेशन पहुंचोगे। अब अगले वाला जो क्लोज है ना, ये वाला, ये फ्यूचर में रहेगा। तो वाक्य हो गया यू विल कैच द ट्रेन। ये लो जी, ये है आपकी इफ की पहली कंडीशन, जिसको कहते हैं इफ फॉर ओपन कंडीशन। जो इफ की ओपन कंडीशन होती है, यह ओपन कंडीशन एक वाक्य को एडवर्बियल क्लोज बनाते हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार करती। ओके, अब इसमें ब्लैंक में पूछा जाए तो यूं पूछ दिया जाएगा, बताओ जी क्या भरोगे। तो आप देख लो, एक तरफ फर्स्ट फॉर्म है, जस्ट जहां जो कंडीशनल वर्ड या कंजंक्शन लगना उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, दूसरी तरफ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर आप लगाएंगे सीधा सीधा इफ। ठीक है, चलो जी, ये हुआ आपका इफ। देन हम बात करते हैं
इफ की जो पहली कंडीशन होती है ओपन कंडीशन, इसी का नेगेटिव, ओपन कंडीशन इसी इफ का नेगेटिव, यानी इफ प्लस नॉट। ठीक है, देखना वाक्य कहा जा रहा है कि यू विल नॉट रीच द स्टेशन, यू विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, आप स्टेशन समय पर नहीं पहुंचोगे। यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकोगे। अब यहां हम देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंस बन रहा है, तो इफ के साथ यदि नॉट वाला वाक्य बनाना हो तो वही प्रेजेंट सिंपल का नॉट बन जाएगा। यदि अफर्मेटिव था तो फर्स्ट फॉर्म और एससीएस लगना था, नेगेटिव बनेगा तो डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसी प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, बस फ्यूचर नहीं रहेगा, क्योंकि कंडीशनल जोड़ते ही, कंडीशन इफ का प्रयोग करते ही आपका ये चेंज हो जाएगा फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल में। तो बताओ क्या बन गया? तो ये हो गया इफ यू विल नॉट रीच की जगह हो जाएगा डू नॉट रीच, इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू विल नॉट कैच द ट्रेन। पूरा यहां तक जूं का त्यों कम। ओके साथियों, ट्रेन तक का जूं का त्यों कंप्लीट हो जाएगा, फुल स्टॉप हट कर। अब यहां देखने वाली जो दूसरी बात थी कि अनलेस, अनलेस का मतलब ही होता है इफ प्लस नॉट। मतलब इस वाक्य में यदि आपने नॉट लगाया है तब तो इफ लगेगा, लेकिन यही यदि आप अनलेस का प्रयोग करते हैं तो यह कहा जाता है कि अनलेस यू रीच, अनलेस यू डू नॉट रीच नहीं होगा, क्योंकि अनलेस में अपने आप में नॉट है, नॉट है तो ये इसी अफर्मेटिव की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और अपने साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और ईएस फर्स्ट फॉर्म में लगा लेगा। सेकंड साइड वही फ्यूचर सिंपल, विल फर्स्ट, सेल फर्स्ट, कैन फर्स्ट, कुछ भी आ सकता है। तो अनलेस यू रीच द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब वही हुआ कि यदि तुम स्टेशन टाइम पर नहीं पहुंचोगे यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। ये वाक्य जू का त्यों आ गया, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि अनलेस और इफ का नेगेटिव दोनों एक ही बात है। क्लियर? तो ये हुई इफ की पहली कंडीशन। ठीक है, आपको एडवर्बियल क्लोज में इफ की पहली कंडीशन से ज्यादा पूछे जाने के चांस है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी जो गैप फिलिंग आती है उसके अंदर आपको इफ की तीनों कंडीशंस का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए क्या है, 2 मिनट का सेशन और लगे भले, लेकिन हम इफ की दोनों कंडीशन एक्स्ट्रा जो बनती है वो भी देखते हैं। तो हमने इफ की जो पहली कंडीशन देखी उसमें ये कहा कि साहब ये थी इफ की ओपन कंडीशन, इसके अंदर हमने इफ के साथ वाले क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसईएस रखा, और सेकंड साइड में हमने क्या रखा, दूसरी जो साइड बनी उसमें विल या सेल या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के वाक्य बने। ठीक है, अब दूसरी होती है इफ की इमेजिनरी कंडीशन। टेंसेज के अंदर कंडीशन के दौरान एक टॉपिक आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। इमेजिनरी कंडीशन में होता यह है कि साहब इफ के साथ पास्ट आ जाता है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी तरफ भी पास्ट बन जाता है यानी विल की जगह वुड आता है, कैन की जगह कुड आता है, सेल की जगह शुड का प्रयोग बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, आवश्यकता नहीं, वो वुड का ही प्रयोग होता है वहां पे, शुड एक दूसरा मॉडल बन जाता है इसलिए। ठीक है, तो दूसरी तरफ वुड कुड फर्स्ट है तो इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बन जाएगा। और यहां एक बात थोड़ी सी है कि यदि बी की पास्ट फॉर्म पूछी जाए इफ के साथ तो बी की पास्ट फॉर्म वैसे तो वाज और वर होती है, लेकिन इफ कंडीशन में, इफ की इमेजिनरी कंडीशन में बी की एक ही फॉर्म लगती है और वो होती है वर। कैसे सर? एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, आ जाइए इमेजिनरी कंडीशन को देखना। ब्लैंक वेंट देयर
आई कुड मीट श्वेता। कोई शख्स कह रहा है कि यदि मैं वहां गया होता, वहां जाता यदि मैं, तो मैं श्वेता से मिलता। यदि मैं वहां जाता, गया होता नहीं, गया होता तो तीसरे में बनेगा। यदि मैं वहां जाता तो श्वेता से मिलता। इमेजिनेशन कर रहा है, यदि जाता तो श्वेता से मिलता। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस क्लोज में सेकंड फॉर्म, इस तरफ में कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो कंजंक्शन यदि अप्लाई करवाया जाए इफ की लगे। कंडीशन कौन सी है? इफ की इमेजिनरी कंडीशन। टेंसेज में जहां टेंस पूछे जाते हैं वहां इसको टेंस की तरह से ऑपरेट करके बताया जाता है कि इफ की दूसरी कंडीशन में टेंस अप्लाई कौन सा होता है। तो वो भी यहाँ देख लो, इफ के साथ वाले में तो वो भी सेकंड फॉर्म, और सेकंड साइड के अंदर कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और इफ की जो तीसरी कंडीशन बनती है उसमें भी कंजंक्शन के हिसाब से देखने की बात यही होती है कि साहब इफ के साथ में क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। इस कंडीशन को कहते हैं क्या? इमेजिनरी कंडीशन। तो सेकंड हो गई, और ये आपकी हो जाती है तीसरे वाली ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन, और हेड प्लस थर्ड वाली अनफुलफिल्ड कंडीशन भी इसको कहते हैं, जो पूरी हुई नहीं है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर इफ के साथ में तो आता है हेड प्लस V3। ठीक है, और सेकंड साइड के अंदर क्या आएगा? ये हेड यानी पास्ट, इसका मतलब इसका पास्ट आता है, वुड या कुड। ठीक है, और इसके साथ में देखो हेड यानी हैव की थर्ड फॉर्म, हैव की पास्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म मतलब हैव की पास्ट। तो हेड V3, वुड कुड के साथ हैव प्लस V, ये इसका जोड़ा बनता है। ठीक है, चलिए जी, कैसे? एक बार एग्जांपल इसका भी देख लीजिए। वाक्य दी है ब्लैंक सी had reached on time। यदि वह समय पर पहुंची होती, तो दूसरी तरफ सी could have seen that scene। वह भी उस दृश्य को देखी होती। यदि वह समय पर आई होती, समय पर पहुंची होती उस सीन को, तो उसने भी देखा होता। तो यहां पर हम देख रहे हैं इस क्लोज के अंदर हेड प्लस V3, सेकंड कुड हैव प्लस V3। तो यही इफ की कंडीशन है। इफ की तीसरी कंडीशन यहां बनी। तो हमें जो क्लोज में पूछे जाने की बात है वो इतनी कि यहाँ गैप फिलिंग में यदि पूछा जाए तो इफ आएगा, और ऐसे वाक्यों को जोड़ने में टेंस की अप्लाई करने की बात हो तो इफ के साथ हेड V3 जब होता है तो सेकंड साइड कुड हैव थर्ड या वुड हैव थर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी इफ की तीनों कंडीशन, ओपन, इमेजिनरी एंड अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, इसको इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहा जाता है। इम्पॉसिबल कंडीशन मतलब ये पास्ट में हो चुका काम, अब ये बात पॉसिबल नहीं है, अब ये काम अनफुलफिल्ड रह गया है, तो इम्पॉसिबल कंडीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हो गई जी आपकी इफ की तीन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए पहला काम जो आपने देखा था कंडीशन, इफ और अनलेस की कंडीशन से जुड़े हुए क्लोज एडवर्बियल क्लोज होते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए, देखो डिपेंडेंट ही बनेंगे। यदि मैं वहां गया होता तो यानी डिपेंड है, आगे कोई ना कोई वाक्य आएगा तभी अर्थ पूरा करेगा। तो ये क्लोज सारे डिपेंडेंट क्लोज बनते हैं। इफ अनलेस के साथ बनने वाला क्लोज एडवर्बियल क्लोज बनता है, इनके साथ जुड़ा हुआ क्लोज एडवर्बियल। शेष जो है वो प्रिंसिपल क्लोज, टोटल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, तो यहाँ इन सभी के अंदर जैसे इफ लगता है वैसे ही एक्सेप्ट का प्रयोग, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, सो लॉन्ग एज, ऑन कंडीशन दैट, इनका प्रयोग भी पहले हुआ करता था। पहले हुआ करता था, मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि भाषा का फ्लो हार्ड से इजी की तरफ चलता है, तो इनका सबका जो पजल है इनको हटा करके जब इन सबका काम इफ में पूरा हो रहा है तो आज इफ ही पूछा जाता है। खाली ये सारे रेख इसलिए रहे हैं कि यदि गैप फिलिंग में पूछा जाए,
हमारा दिमाग करे यार यहाँ इफ आना चाहिए, इफ ऑप्शन में ही नहीं है, वहां इन केस दैट लिखा हुआ है, तो इन केस दैट भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे इफ काम करता है। तो उसके लिए आप ये सारा साथ में देख रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी वेदर एंड वेदर और। आ जाओ, वेदर और वेदर और का जो वाक्य होता है वो किस तरीके से जुड़ता है। एक वेदर तो आप देख करके आए हो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर, इफ और वेदर है ना, जो प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होता है नाउन क्लोज में, आपने ये बात देखी जहां वाक्य नाउन क्लोज बनता है, एक नाउन की जगह लेता है और वाक्य होता है इस प्रकार का कि प्रश्न होता है डू यू लाइक एप्पल, क्या तुमको सेव पसंद है, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। तो मुझे क्या बताओ, टेल के लिए क्या का उत्तर यानी नाउन की जगह, नाउन की जगह ये पूरी बात यदि आ जाए नाउन क्लोज बन जाएगा। इस बात को यदि नाउन क्लोज बना करके टेल के आंसर पर हमें मी के आगे रखना है तो हम कोई कंजंक्शन जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तो कंजंक्शन हम लगाते हैं इफ या वेदर। तो देखो अभी तक जो आपने इफ और वेदर एक नाउन क्लोज में देखा है वो तो है ये, इफ वेदर लगा, डू आगे जाता है पूरा गायब हो जाता है, क्लोज बना यू लाइक, यदि यहाँ डज होता तो यहाँ लाइक्स बन जाता एप्पल। ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ आपके क्लोज का, प्रश्नवाचक हट गया, पैटरे आगे आने का काम आपने कर दिया। अब देखो इसको क्या की जगह ले जाओ, तो आपका क्लोज बना प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ, क्या बताओ, वेदर यू लाइक एप्पल्स, वेदर यू लाइक एप्पल्स, क्या तुम सेव पसंद करते हो, या इफ यू लाइक एप्पल्स क्या तुम सेव पसंद करते हो। तो ये वाला सेंस का इफ और वेदर था वो अलग कंजंक्शन थे, नाउन क्लोज बना रहे। अभी आपने एक इफ देखा यदि के अर्थ में, एडवर्बियल क्लोज बन रहा था, और अब हम देख रहे हैं वेदर और का प्रयोग। ठीक है, देखो वेदर और, ये कहा जाता है कि चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, चाहे ये काम हो या नहीं, करना तो तुमको पड़ेगा भाई। तुमको बाजार जाना होगा चाहे तुमको पसंद आए या ना आए, तुमको मेरा काम करना ही पड़ेगा चाहे तुम आज करो या कल। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो जुड़ते हैं वेदर और के साथ। कैसे देखना, आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं इस बात के ऊपर कि वेदर, कि वह, वेदर he will come or not, he will come or not, ये लग, तो वह आएगा या नहीं, वह आएगा या नहीं इस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू डू इट, तुमको यह काम करना होगा, वेदर चाहे यू लाइक इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे तुमको ये बात पसंद हो या ना हो, लेकिन तुमको यह काम करना होगा। ठीक है, आई विल गो, आई विल गो टू स्कूल, मैं तो स्कूल जाऊंगा साहब, मैं तो स्कूल जाऊंगा। वेदर चाहे इट रेन्स, बारिश हो और नॉट, या ना, कि चाहे बारिश हो या ना हो मैं तो स्कूल जाऊंगा। ठीक है, आई विल टॉक टू हर, मैं तो उससे बात करूंगा। वेदर चाहे यू अप्रूव और नॉट, चाहे तुम इस बात को अप्रूव करो या ना करो, मैं तो ये काम करूंगा। तो चाहे ये काम हो या ना हो, ये वाला जो सेंस देता है ये आपका वेदर और के आगे यहाँ नॉट का सेंस भी रखा जाता है, वेदर और नॉट। तो इस प्रकार से चाहे ये काम हो या नहीं हो के सेंस में वेदर और का प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग आपको गैप फिलिंग के अंदर पूछा जा सकता है, और इसी के साथ आपके पहला जो सी होता है वो यहाँ कंप्लीट होता है।
कि कंडीशन के अंदर आपको जो पूछा जा सकता है वो इतनी प्रकार की ये सारी कंडीशंस। उम्मीद है कंडीशन वाला आपका क्लियर है। देन आ जाइए सीधा सीधा कॉन्ट्रास्ट। मुश्किलों 5 मिनट का है कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि समझना खाली आल्दो और डोयट है। जिस तरीके से जहां आल्दो लगता है ठीक उसी जगह वेरेज लगा दो, वहीं इवन इफ लगा दो, वहीं इवन दो लगा दो, वहीं नॉट विद स्टैंडिंग दैट लगा दो, हाउ एवर लगा दो। ये सारे भी उसी तरह से यूज होते हैं। तो ऑल्दो समझ लें, ये सारे समझ लिए गए। बस इनका ध्यान में साथ में ये रखना कि हाँ ये प्रयोग भी किए जा सकते हैं। चलिए जी देखते हैं। हमने कहा था कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए, तो सबसे पहली बात ये ध्यान होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट का अर्थ विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ, एक दूसरे से विपरीत सेंस देने वाले वाक्यों को जोड़ना हो, एकदम अपोजिट बात को जोड़ना हो, तो अपोजिट बात को यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, एडवर्बियल क्लोज से जोड़ना हो अपोजिट बातों को। देखना अपोजिट बातों को ही हम अदर एक कंजंक्शन से जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, कुछ और जोड़ के सिंपल सेंटेंस बनाएंगे सिंथेसिस में। फिलहाल एक बात कंप्लीट कर लो कि विपरीत सेंस वाले अर्थों को यदि कॉम्प्लेक्स सेंस के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो तो हमें जो कंजंक्शन काम में लेना है वो है आपका ऑल्दो। ऑल्दो अकेला लगता है और इसका एक साथी होता है दो, ये दो अपने साथ यट रखता है। ठीक है, बस अब देखो जी, एक वाक्य है he is very rich। अभी आपने जस्ट एग्जांपल में देखा था कि वह बहुत धनवान है। he goes to office on foot। बताओ जी विपरीत अर्थ है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो यहां ये ऑल्दो कहता है यद्यपि, तो जो रीजन वाला मुख्य कारण है इसके साथ तो लगता है ऑल्दो। आपका क्लोज हो गया, ऑल्दो ही इज वेरी रिच, कोमा, ऑल्दो के साथ सीधा कोमा, ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। ऑल्दो का प्रयोग उल्टे वाक्यों को इस तरीके से जोड़ेगा, उल्टे अर्थ देने वालों को। यही यदि आपको जोड़ना हो दो, तो क्या जुड़ गया? दो ही इज वेरी रिच। अब दो के साथ कोमा नहीं लग के यट लगे। ध्यान रखना यट अकेला होगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा। यट किसके साथ आ रहा है? दो यट के साथ। अकेला यट कहीं और जाएगा, कॉम्प्लेक्स में तो नहीं है। एडवर्बियल क्लोज में दो के साथ है तो ही एडवर्बियल बन रहा है। ठीक है, तो दो ही इज वेरी रिच यट ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। ओके, इस तरीके से दो विपरीत अर्थ वाले वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। जैसे आपने ऑल्दो से जोड़ा, वैसे ही नॉट विद स्टैंडिंग दैट। देखना अकेला नॉट विद स्टैंडिंग, अकेला नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, ये तो बनता है एक प्रेपोजिशन, ये तो बनता है एक प्रेपोजिशन। ठीक वैसे जैसे आपका इन स्पाइट ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ, जैसे कि आपका डिस्पाइट है। विपरीत अर्थ को जोड़ने वाले प्रेपोजिशन है ये सारे। तो प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है अकेला नॉट विद स्टैंडिंग, और नॉट विद स्टैंडिंग के साथ दैट लग गया तो वो कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है। ठीक वैसे जैसे ऑल्दो लगता है, जैसे ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इज वेरी रिच। इस बात के बावजूद कि, इस बात के बावजूद कि वह बहुत धनवान है, तो नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही इज वेरी रिच ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट। तो नॉट विद स्टैंडिंग के साथ दैट, ठीक है, ये ठीक वैसे ही लगा जैसे आपका ऑल्दो लगा। और जैसे ही ये ऑल्दो लगा वैसे ही आपका चाहे वेरेज लगाना हो, वेरेज चाहे ही इज वेरी रिच, इवन इफ चाहे ही इज वेरी रिच, ठीक है, इवन दो चाहे ही इज वेरी रिच, हाउ एवर चाहे ही इज वेरी रिच। तो हाउ एवर, इवन इफ, इवन दो, वेरेज, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, ये ठीक वैसे लगे जैसे आपका ऑल्दो लगा। समझने काम ऑल्दो और डोएट को कर लो। यहां इनमें डिफरेंस जो देखना था उसमें ये बात अभी जो देखी वो ध्यान रखना कि अकेला नॉट विद स्टैंडिंग क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है।
लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग के साथ दैट जुड़ गया ना, तब ये क्या बन गया, कंजंक्शन बन गया, और तब ये दो क्लोज को जोड़ेगा, एडवर्बियल क्लोज बनाएगा, और क्या, वाक्य कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बस देखते हैं तीसरा सी जो है किसके लिए, कंपैरिजन के लिए। आ जाइए, देखो जी, कंपैरिजन के लिए आपको एक डिग्री देखनी हो, कंपैरिजन के लिए आपको एक डिग्री ऑपरेट करनी होगी। देखो एक वाक्य है, सुरेश इज द टॉलेस्ट, सुरेश सबसे लंबा बॉय है ऑफ दिस क्लास, सुरेश इस कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। ये वाक्य है सुपरलेटिव डिग्री का। पता चल रहा है द टॉलेस्ट प्लस नाउन, द टॉलेस्ट सबसे लंबा, द फैटेस्ट सबसे मोटा, द शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, द मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा होशियार, ठीक है, द मोस्ट क्लेवर सबसे ज्यादा क्लेवर, द मोस्ट केयरफुल सबसे ज्यादा सतर्क सावधान। तो द मोस्ट के साथ लग जाए, द के साथ ईएसटी वाला, ये सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ये जो वाक्य है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। अब हम कंपैरिजन करेंगे दो के अंदर, यहां तो ये कह रहा है सबसे सुपर, कोई कंपैरिजन है ही नहीं उसका। अब कंपैरिजन करेंगे दो के अंदर, ठीक है, या फिर जितने हैं उनमें सबसे ज्यादा की तरह ही हम कह देंगे जितने हैं उनमें से अधिक, किसी और दूसरे से अधिक। कैसे बनता है और कंपैरिजन का सीन कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से सेंस चेंज होता है, तसल्ली से देख। 4 पार्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब, द टॉलेस्ट डिग्री, रेस्ट पार्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। समझना, सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, रेस्ट पार्ट सारा। हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो कहेंगे सुरेश इज, पहला पार्ट अपनी जगह, सेकंड पार्ट अपनी जगह, डिग्री चेंज कर दी टॉलर, और टॉलर कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है THAN देन, THAN देन, नहीं कि THEN देन, ठीक है। तो टॉलर देन, अब अधिक लंबा है किससे, कोई दूसरा लेंगे, यहां तो सारों में सबसे लंबा है तो दूसरा कौन ले, तो दूसरे के लिए हम इस बॉय के साथ एक फ्रेज जोड़ेंगे, एनी अदर बॉय। ये एनी अदर जोड़ करके अब लिख दो बॉय ऑफ दिस क्लास, कि आप इस क्लास का कोई भी दूसरा ले लो, मर्जी है वो दूसरा ले लो, उससे अधिक लंबा है आपका सुरेश। बताओ सबसे लंबा कौन हो गया, सुरेश ही हो गया। लेकिन ये वाला जो वाक्य बना, सुरेश इज टॉलर देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास, ये वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्यों, क्योंकि वास्तव में यहां पर लास्ट में एक और वर्ब हिडन होती है, ये दो क्लोज बनते हैं कि इस क्लास का कोई भी अन्य लड़का जितना लंबा है उससे कहीं अधिक लंबा है कौन, सुरेश। दो टाइप की वर्ब यहाँ आ रही होती है, दो क्लोज अलग अलग बनते हैं कि कोई अन्य लड़का भी लंबा है, उससे अधिक लंबा सुरेश है, ठीक है। तो देन से कंपैरिजन जो होता है कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और इससे जुड़ा हुआ जो क्लोज है एडवर्बियल क्लोज बनता है, वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब इससे बनाते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में देखना क्या कहेंगे, चेंजिंग यदि इंटरचेंज करते हैं तब रेस्ट पार्ट और फर्स्ट पार्ट, जिन दो में कंपैरिजन हो रहा है, ये तो अपना स्थान चेंज कर लेंगे एक दूसरे की जगह। पहला काम तो एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास, तो सुरेश की जगह, और सुरेश एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास की जगह। पहला काम कब, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में लाने के। दूसरा काम करते कि यदि इस वाक्य में नॉट नहीं है तो लग जाएगा, है तो हट जाएगा। ध्यान रखना, नहीं है तो लग जाएगा, है तो हट जाएगा। हम कह रहे हैं नहीं है, तो इसकी पॉजिटिव में चेंजिंग क्या होती है, ये होती है जी कि एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का कोई भी अन्य लड़का, हो गया,
इज की जगह है इज, ये हो गया एक पार्ट, सुरेश की जगह आ गया। फिर 2 नंबर पर इज अपनी जगह, इसमें नॉट नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब डिग्री की बारी आ गई, टॉलर देन। तो पॉजिटिव डिग्री जो है वो रखी जाती है एज एज या सो एज के बीच। तो एज एज और सो एज से जुड़ने वाली पॉजिटिव डिग्री एडवर्बियल क्लोज तैयार करती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग क्यों हैं? यदि वाक्य नॉट के साथ हो तब तो हम सो एज लगाते हैं, और अफर्मेटिव हो, नॉट नहीं हो तब हम एज एज लगाते हैं। तो यहां तो नॉट है, नॉट है तो हम कहेंगे शो टॉल एज, ये डिग्री आ गई, शो टॉल एज। यदि पहले से नॉट होता, यानी हम यहां नॉट नहीं लगाते, तो हम एज टॉल एज कह सकते थे, ठीक है। और अब आगे ले आओ क्या, सुरेश। इसका मैं अभी अर्थ करके देखूंगा, अब समझना। ये वाक्य कह रहा है कि इस क्लास का कोई भी अन्य लड़का नहीं है उतना लंबा जितना कि सुरेश है। सबसे लंबा कौन? ऑब्वियसली सुरेश। जब भी नहीं लगता ना, इसका मतलब जो सेकेंडरी है ना वो सुपर है, कि राम उतना होशियार नहीं है जितना कि श्याम है, मतलब श्याम ज्यादा होशियार है। श्याम उतना मोटा नहीं है जितना कि राम है, मतलब राम ज्यादा मोटा है, सामने वाला अधिक हो गया। तो वही बात है, क्लास का कोई भी अन्य लड़का उतना लंबा नहीं है जितना सुरेश है। क्लियर? तो सेंस तीनों का सेम है, लेकिन ये वाला जो वाक्य बनता है, ये आप सिंथेसिस में देखोगे कैसा वाक्य बनेगा। बट कंपेरेटिव डिग्री का देन वाला कंपैरिजन, THAN वाला कंपैरिजन एडवर्बियल क्लोज बना करके वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाता है। पॉजिटिव डिग्री का एज एज या सो एज वाला कंपैरिजन एडवर्बियल क्लोज तैयार करता है, वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। चलो एक चेंज कर दो इस बात पर आप। एक वाक्य है, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर। जून वर्ष का सबसे गर्म महीना, सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य। अब ये पॉइंट आपको डिग्री चेंज में पूछ लिया जाए, गैप फिलिंग में पूछ लिया जाए, वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाने में पूछ लिया जाए, कैसे भी पूछ लिया जाए, पॉइंट एक ही है। यदि आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जाए तो चाहे कंपैरेटिव बना दो और चाहे पॉजिटिव बना दो, ठीक। तो पहले कंपैरेटिव यदि आप बनाते हो तो जून अपनी जगह है, ओके, इज अपनी जगह है, ओके। तो हॉटेस्ट को आपने कह दिया हॉटर, हॉटर के साथ कंपैरेटिव देन, कंपैरेटिव डिग्री में जो से लगता है ना, से अधिक गर्म है, से किससे? सुरेश से अधिक मोटा है, इस चीज चाय से अधिक गर्म कॉफी है। ऐसे वाक्यों में जो कंपैरिजन दो में होने के साथ से जो लगता है, उस से के लिए THAN लगना जरूरी है। तो जून इज हॉटर देन, इसके साथ क्या जोड़ोगे? एनी अदर फ्रेज जोड़ोगे कि एनी अदर मंथ ऑफ ईयर, एनी अदर मंथ ऑफ ईयर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव डिग्री बनानी हो तो हम कहेंगे सर रेस्ट पार्ट पहले ले आओ। तो हमने कहा एनी अदर मंथ ऑफ ईयर, रेस्ट पार्ट यहां आ गया, इज की जगह इज, इस वाक्य में नॉट नहीं है तो हमने नॉट लगा दिया। हॉटर देन को कह दिया नॉट के साथ है तो सो हॉट एज, ये डिग्री हो गई, सो हॉट एज, जून लास्ट में ले आओ, ये लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगा देना, ये लो कंप्लीट। अब देखना यहां एक बात थोड़ी सी और करने लायक, क्या कि एनी प्लस नॉट, एनी प्लस नॉट इज इक्वल टू नो। ये आपने डिटरमिनर वगैरह में देखा ही होगा कहीं ना कहीं कि एनी के साथ नॉट लगता है, आई डू नॉट हैव एनी मनी, एनी के साथ नॉट, नॉट के साथ एनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी। इन दोनों को हम नो के साथ पूर्ति कर सकते हैं, फिर न तो नॉट लगाने की जरूरत ना एनी लगाने की जरूरत है। हम कहते हैं आई हैव नो मनी, ही डिड नॉट गिव मी एनी हेल्प, मैं कह सकता हूं ही गेव मी नो हेल्प,
एक ही बात है। तो नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो वाली बात यदि अप्लाई होती है तो उसको यदि मैं यहां भी लागू करूं तो मैं ये कह सकता हूं, देखना कि नो अदर, नॉट को यहां ले आया हूं, नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज, अब देखो शॉर्टॉल एज भी आप कह सकते हो क्योंकि वाक्य नेगेटिव तो है ही है अभी भी, और यहां अब एज टोल एज भी आप कह सकते हो क्योंकि नॉट इसके पास नहीं है। यहां दोनों सही होते हैं, एज सुरेश, यूं भी ये वाक्य बन सकता है। तो नो अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज सो टॉल एज सुरेश या एज टॉल एज सुरेश, वही पॉजिटिव डिग्री है। तो बताओ इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, सेम इसका दूसरा रूप क्या हो गई, एनी अदर मंथ ऑफ ईयर, इसको हम कह सकते हैं कि नो अदर मंथ ऑफ ईयर इज, आगे क्या, एज हॉट एज जून, ये भी पॉजिटिव डिग्री ही बनी है और दोनों प्रकार की डिग्री एजेज और सो एज के प्रयोग के साथ वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती है। ओके साथियों, तो आपको अब गैप फिलिंग में पूछा जाए तो एज के में गैप पूछ लिया, एक में एज, एक में दूसरे में एज, सो एज का पूछ लिया, देन वाला पूछ लिया, कंपेरेटिव डिग्री में चेंज, ये तो सिंथेसिस में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब एक बार यहाँ देख लो थोड़ा सा कि डिग्री वाला आपने यहाँ तक देख लिया क्या क्या, पॉजिटिव और कंपेरेटिव डिग्री का एज, सो एज, देन वाला ये सारा आपने देख लिया। अब नो अदर देन, सच एज और रादर देन, इन तीन का प्रयोग और देख लिया जाए तो आपका कंपैरिजन भी पूरा होता है। देखिए पहले देखते हैं नो अदर देन, आ जाइए, नो अदर देन, देखिए क्या अर्थ होता है इसका, के अलावा कोई और नहीं, देखना, ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, नो अदर देन हिज डॉटर, वह अपनी बहन, अपनी बेटी के जैसा विश्वास अन्य किसी पर नहीं करता है। ही बिलीव्स नो अदर, किसी और पर विश्वास नहीं करता है, किसके, अपनी बेटी के अलावा, यानी अपनी बेटी पर ही वह विश्वास करता है। तो ही बिलीव्स नो अदर देन हिज डॉटर। ठीक है, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, नो अदर जॉब देन टीचिंग, मैं टीचिंग के अलावा और कोई जॉब नहीं कर सकता। नो अदर की जगह नन अदर भी आ सकता है, नो अदर या नन अदर एक ही बात। तो नो अदर का प्रयोग देन के साथ क्यों भी किया जा सकता है। एक आपका आया था रादर देन, रादर देन, ठीक है, इसका भी वही है, इसके बजाय, ठीक है, तो इसके बजाय के अर्थ में रादर देन का प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, सी गोज, वह जाती है, टू ऑफिस, कहाँ, ऑफिस जाती है, रादर देन, इसके बजाय, टू स्कूल, स्कूल के बजाय वह ऑफिस जाती है। तो यहाँ रादर देन का अर्थ के बजाय के सेंस में भी किया जाता है, तो इसका प्रयोग भी रादर देन के बजाय के अर्थ में एडवर्बियल क्लोज ही बनाता है। अब क्लोज आप कहोगे सर यहाँ क्लोज तो बन ही कह रहा है, यहाँ क्लोज ये बन रहा है कि ये रादर देन भी ठीक कंपेरेटिव डिग्री वाले देन की तरह इस सारी बात को दोबारा अप्लाई कर रहे हैं कि शी गोज टू ऑफिस और शी गोज टू स्कूल। तो आगे वाले वाक्य में नेगेटिव सेंस की शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती, शी गोज टू ऑफिस। तो ये नेगेटिव सेंस जो है वो रादर देन के साथ दे रहा है कि इसके बजाय वह यहाँ जाती, तो के बजाय के साथ ये रादर देन का प्रयोग निकल जाता है और यहाँ पर रादर देन का प्रयोग वाक्य के अंदर एडवर्बियल क्लोज बनाता है। ठीक है, एक हो गया था आपका सच वाला, सच दैट, सच दैट।
दैट नहीं, सॉरी, सच एज, दैट तो आगे आएगा। सच एज जो है वो आपकी टाइपरेस सीसीसी सीसी वाली कंडीशन जो है ना उसके अंदर इसको भी यूज लिया जा सकता है। सच एज ठीक वैसे काम में लिया जाता है जिसे आपका एजेज होता है। फर्क क्या होता है वो देख लेते हैं। देखना, एक वाक्य है ही वर्क्स he is an honest boy, his father, उसके पिताजी was also very honest। दो वाक्य हैं कि उसके पिता भी बहुत ऑनेस्ट थे और वह भी एक बहुत ऑनेस्ट लड़का है। तो यदि मैं इसको एजेज से कंपेयर करते हुए जोड़ता हूं बराबरी वाला, तब तो मैं कहूंगा कि ही इज एज, सीधी एडजेक्टिव लगेगा ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट के बाद फिर से एज ऑनेस्ट एज हिज फादर। यदि उसके पिताजी भी आज मौजूद हैं, और कहना चाह रहा है ये वाक्य कि उसके पिताजी जितने ईमानदार हैं, दोनों इज रहते तब तो इसको यहाँ फिनिश कर देते, लगाने की जरूरत नहीं थी इज को। ये वाक्य जब यहाँ फिनिश होता है इसका मतलब यही वर्ब यहाँ फिर से लागू हो रही। अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ वर्ब नहीं आती है ना, तो इसी का नेगेटिव सेंस यहाँ लग रहा है। वही बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हिज फादर के साथ यदि आपने नहीं लगाया इसका मतलब तो इज आ रहा है। अभी इज तो है नहीं, उसके पिता तो वॉज है, तो हमें यहाँ अब ये वॉज रखनी पड़ेगी, तो हम कहेंगे वॉच। समझ गए क्यों रखनी पड़ी? क्योंकि उसके पिताजी शायद आज मौजूद नहीं इस वाक्य के हिसाब से, जो भी कोई ही जो उसके लिए, तो उसके पिता जितने ईमानदार थे वह भी उतना ही ऑनेस्ट है। तो ये तरीका तो हुआ एज का। और सच एज जब लगता है तो इसके आगे पहले नाउन रखा जाता है, एडजेक्टिव नहीं रखा जाता। नाउन कैसे रखा जाएगा देखना, ही इज सच एन ऑनेस्ट बॉय या मैन या वर्कर, कोई भी नाउन रखा जाएगा कि वह उतना ईमानदार लड़का है, उतना ईमानदार आदमी है, उतना ईमानदार पर्सन है, उतना ईमानदार वर्कर है। नाउन रखा तब आप सच का प्रयोग करोगे, सच के साथ ऑनेस्ट के लिए ए और एन। ही इज सच एन ऑनेस्ट बॉय, अब एज हिज फादर वॉज, जितने के उसके पिताजी थे वह भी ऐसा ही एक ईमानदार लड़का है। तो नाउन लिखा जाता है तो सचेज के साथ, नहीं लिखा जाता है एडजेक्टिव के साथ, सीधा एजेज का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया साहब आपका एडवर्बियल क्लोज के अंदर सी का रोल। इस सी के अंदर पहला सी कंडीशन वाला जो था, एक दफा रिवाइज कर लीजिए। कंडीशन में इफ का जो रोल था वह बहुत बड़ा, उसको थोड़ा ठीक से देख लेना। दूसरा सी जो था कॉन्ट्रास्ट के अंदर मोस्टली आल्दो के वाक्य और दो एट वाले वाक्य, जैसे आल्दो दो एट होता है उसी तरह से अदर सारे रखे जाते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग और नॉट विद स्टैंडिंग दैट का अंतर आपने देखा। अकेला नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रेपोजिशन बनता है, प्रेपोजिशन के साथ यदि वो वाक्य जुड़ रहा होता है तो वो किस प्रकार का वाक्य बनता है उसमें यहाँ नहीं उलझेंगे, जहाँ उलझेंगे वहां देखेंगे रे। ओके, और कंपैरिजन वाले ये सारे आपने देखे कि इनके साथ यदि डिग्री का जो कन्वर्जन होता है वो आपने एक कन्वर्जन करके देखा तो कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के जो वाक्य बनते हैं, अदर देन, नो अदर देन, रादर देन, सच एज, इसके जो वाक्य बनते हैं कंपैरिजन करने के लिए, इन वाक्यों के अंदर एडवर्बियल क्लोज अप्लाई होता है, वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो चलिए आज जितना भी हमने देखा है उसको गैप फिलिंग में किस क्या तरीके से पूछा जा सकता है, एक बार आ जाइए और अपने हिसाब से इन 10 के अंदर पॉज करके अपने अपने जवाब भर दीजिए, देन हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। उम्मीद आपने पहले अपने कर लिए हैं, सॉल्यूशन पे आ जाओ। यू लाइक, यू कैन टेक दिस पेन। देखो यदि तुम चाहो ये पेन ले सकते हो। अब देखो इफ का प्रयोग हो रहा है, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरी तरफ विल सेल कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो इफ यू लाइक यू कैन टेक दिस पेन। बंदा कह रहा है आई विल नॉट टेक इट, मैं तो यह नहीं लूंगा अनलेस यू टेल मी इट्स प्राइस, जब तक कि नहीं तुम मुझे इसकी प्राइस बता दो।
इफ प्लस नॉट, यदि नहीं तुम मुझे प्राइस बता देते हो, यदि नहीं तुम मुझे प्राइस बताओगे तब तक मैं ये नहीं लूंगा। तीसरा वाक्य, इट इज वेरी कॉस्टली, है तो बहुत ही कॉस्टली ये जो भी चीज है, यू कैन टेक इट फॉर 100 ओनली, तुम तो इसको केवल 100 रुपए में ले सकते हो। कॉस्टली चीज और 100 रुपए में, यार 100 रुपए में कहाँ महंगी है, अपोजिट बात हो रही है। तो अपोजिट बात पे आप देख रहे हो यहाँ यट नहीं लग रहा है, तो लगाएंगे हम ऑल्दो। यदि यहाँ यट लग रहा होता तो यहाँ हम लगाते दो, क्योंकि जैसे ऑल्दो वैसे ही दो यट, अंतर बस इसी का होता है, यट का जोड़ा दो के साथ होता है, ऑल्दो अकेला आता है, ऑल्दो के साथ कोमा देते। अब साहब हम कर रहे हैं कि ऑल्दो नहीं हो, ऑप्शनल पेपर हो, हाउएवर दिया है ओके, इवन इफ दिया है ओके, इवन दो दिया है ओके, नॉट विद स्टैंडिंग दैट दिया है ओके, ये सारे भी वैसे यूज होते हैं जैसे ऑल दो यूज होता है। चलो जी, सिमरन है पॉजिटिव डिग्री उतनी लंबी जितनी हर मदर, एज टॉल एज हर मदर। सिमरन इज नॉट, नहीं आ रहा है, सो टॉल एज हर मदर, नॉट के साथ सो एज। शी इज सीरियसली इल, शी अटेंडेड द फंक्शन, कोई बहुत ज्यादा बीमार है फिर भी फंक्शन अटेंड कर रहा है, दो खालिस्तान बन रहे हैं, तो पहले में दो और दूसरे में यट। अकेला खालिस्तान होता, यहाँ कोमा होता, तो इस वाक्य की तरह आप खाली ऑल्दो का प्रयोग कर सकते हो। ही वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर, ठीक है, वह बनना तो चाहता था एक एक्टर, किसके बजाय, एन ऑफिस बॉय के बजाय, रादर देन के बजाय। तो रादर देन एन ऑफिस बॉय, एक ऑफिस बॉय के बजाय वह एक एक्टर बनना चाहता था। ही इज ब्लैंक एन ऑनेस्ट वर्कर, ये तो ठीक वही वाक्य आ गया, तो ही इज सच एन ऑनेस्ट वर्कर, नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है तो सच का प्रयोग, एज हिज फादर वॉज। मरियम इज नन अदर, कोई और नहीं है, देन योर लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर, तुम्हारी लंबे समय पहले खोई बहन ही है, तो नन अदर के साथ देन का प्रयोग होता है। यू विल हैव टू फिनिश इट, आपको यह काम फिनिश करना होगा, चाहे तुमको ये बात पसंद हो या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो इस प्रकार से आपने जो आज देखे उनको गैप फिलिंग में पूछा जा सकता है किसी भी हिसाब से। अब कौन सा पूछ लिया जाए उसके लिए एक दफे हमारी निगाहों के सामने सारे कंजंक्शंस आने जरूरी है। कई बार जैसे हमने देखा नॉट विद स्टैंडिंग दैट, जैसे ये यदि ऑप्शन में दे दिए जाए हमें पता ही नहीं होता यार होता क्या है, यूज कोई स्पेशल नहीं है। हमने नॉट विद स्टैंडिंग दैट को यदि किसी कंपटीशन एग्जाम में देखा तो वही फर्स्ट टाइम पर देखेंगे, क्यों, क्योंकि रेगुलर चलन से इसलिए गायब हो गया यार, जहां ऑल्दो से काम निपट रहा है वहां कौन नॉट विद स्टैंडिंग दैट जैसे पजल्ड वर्ड्स में उलझेगा, हमें तो इजी चीज चाहिए। इसलिए जो चीजें देखने को नहीं मिलती है उनको एक नजर बस इतना सा देख करके हम बढ़ रहे हैं कि हाँ उसकी जगह लग सकता है। देन आपके कोई भी प्रकार के वाक्य एडवर्बियल क्लोज बनाने में सीसीसी से संबंधित कहीं गलत ना हो, चाहे वो गैप फिलिंग हो या वाक्य को दो वाक्य को जोड़ करके एक बनाने का काम हो। इसके ऊपर भी पर्सनल एक्सरसाइज बहुत सारे वाक्य एडवर्बियल क्लोज की एक्सरसाइज सेशन में हम और डिटेल देखेंगे। ट्यूटोरियल सेशन का सेकंड पार्ट सीसीसी को डेडिकेट करते हुए यहाँ हम फिनिश करते हैं। उम्मीद है आप इनको अच्छे से देखते समझते चल रहे हैं। और अगेन मैं यहाँ बता दूं थोड़ी सी ये बात कि यदि, क्योंकि बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, +2 स्कूलिंग की आखिरी क्लास होती है वहां पर ये टॉपिक ऐड किए हुए हैं, दैट मीन्स स्कूलिंग का सबसे उम्दा लेवल का निखार एग्जामिनर स्टूडेंट में चाहता है, वो देखना चाहता है कि ये है कि नहीं, तो +2 के अंदर ये टॉपिक ऐड किए हुए हैं स्कूलिंग के अंदर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो क्या ही कहना, कहीं भी ये पूछा जा सकता है कि आपने स्कूलिंग की नॉलेज ठीक से ली है कि नहीं ली है। तो यूं कि ये टॉपिक बहुत स्पेशल बन जाता है, इसलिए हो सकता है कि यदि जनरल रीडिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट तैयार नहीं हो रहा है तो आप इन टॉपिक्स को एक नज़र, दो नज़र, तीन नज़र वापसी देखते रहना। वीडियो सेशंस के यही अपने स्वाद हैं कि हम मर्जी उतनी बार रिवाइज करके देख सकते हैं। तो तसल्ली से इन बातों को देखते हुए कि कौन सा कंजंक्शन, किस प्रकार का क्लोज, क्यों है एडवर्बियल क्लोज बना, क्योंकि वर्ब पर अप्लाई होता है,
एडवर्बियल क्लोज बन रहा है, एडजेक्टिव क्लोज बन रहा है, नाउन क्लोज बन रहा है, तीनों सबऑर्डिनेट क्लोज वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इन सभी बातों के ऊपर रिवाइज बारंबार ये बातें सामने देखने को सुनने को मिलती रहे, इस तरीके से देखते हुए सेशंस पूरे कीजिएगा और एक्सरसाइज तक पहुंचिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज सेशन के अंदर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी एडवर्बियल सेशन का लास्ट पार्ट और रिमेनिंग बचा, उसके बाद एक्सरसाइज। ओके, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू।